रहमानिर्रहीम। मैनकिफ की बुक का नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड पार्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इस इकोनॉमिक ग्रोथ टू टेक्नोलॉजी एम्पिरिक्स एंड पॉलिसी, इस चैप्टर में से हम कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स ही करेंगे। सो इसका फर्स्ट वन टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो सोलो मॉडल की एक एक्सटेंशन की बेस पर ही है कि अब अगर हम सोलो मॉडल में टेक्नोलॉजी के वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएं तो सोलो मॉडल में क्या चेंजेस पॉसिबल होंगी। सो फर्स्ट वन टॉपिक, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द सोलो मॉडल। तो अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इस मॉडल में इंट्रोड्यूस करवाने से पहले हम चेक करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है किस टाइप की। सो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं: न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। यहाँ पर जिस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात होगी वो लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। अब वो लेबर ऑगमेंटिंग किस बेस पर है, तो उसके बारे में ये फर्स्ट वन सब टॉपिक है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ लेबर के नाम से। सो हाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द सोलो मॉडल। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इट बाय इंटरेक्टिंग इट विद द लेबर इनपुट। तो इससे पहले जो प्रोडक्शन फंक्शन आपने समझा उसमें सिर्फ आपके पास इनपुट्स क्या थे, कैपिटल और लेबर, और टेक्नोलॉजी इसमें गिवन अस्यूम थी कि यहाँ पर अब टेक्नोलॉजी जो गिवन हमने कंसीडर की है वो हमने लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी ली है। तो प्रोडक्शन फंक्शन इसमें चेंज हो जाएगा और वो चेंज होगा इस सेकेंड इक्वेशन के फॉर्मेट में। आउटपुट इज़ फंक्शन ऑफ कैपिटल इनटू इफ़ेक्टिव लेबर, यानी L क्रॉस ई को हम बोलेंगे इफ़ेक्टिव लेबर, या आप इसे अदर टर्म्स में भी कह सकते हैं, आउटपुट इज़ फंक्शन ऑफ कैपिटल, लेबर एंड एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी बेसिकली नो हाउ है, मीन्स नॉलेज है, हाउ टू प्रोड्यूस मोर इफ़ेक्टिवली आउटपुट। कि टेक्नोलॉजी को कितनी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है कि आपके पास जो गुड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ही बन रही हैं। सो व्हाट इज़ एफिशिएंसी, आपको सेकेंड लाइन में इस इक्वेशन के बाद नज़र आएगी इसकी डेफिनेशन कि एफिशिएंसी किस तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है, कि एफिशिएंसी को हम टेक्नोलॉजिकल क्यों कह रहे हैं। द एफिशिएंसी ऑफ लेबर इज़ meant to reflect society's knowledge about production methods as the available technology improves। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होगी तो एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी। और यहाँ जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की टाइप कंसीडर की गई है वो बाय एजम्पशन लेबर ऑगमेंटिंग कंसीडर की गई है, इसलिए यहाँ एफिशिएंसी का एक पैरामीटर वेरिएबल उसके अल्टरनेटिव के तौर पर लिख दिया गया है। क्योंकि लेबर ऑगमेंटिंग के होने की वजह से ये लेबर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रही है, लेबर की नॉलेज को इम्प्रूव कर रही है कि वो कम वक्त में और कम रिसोर्स को यूज़ करते हुए ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। So as the available technology improves, the efficiency of labor rises and each hour of work contributes more to the production of goods and services। कि लेबर पहले भी काम कर रहा था जिस तरह से सोलो मॉडल में पहले समझा है, लेकिन अब इफ़ेक्टिवनेस आने की वजह से, मोर नॉलेज आने की वजह से क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग लेबर है वो पहले की निस्बत ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उसकी कंट्रीब्यूशन टोटल इकोनॉमी की आउटपुट में ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करते हैं इस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए कि ये असेंबली लाइन प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, असेंबली लाइन प्रोडक्शन की एफिशिएंसी क्या इंट्रोड्यूस हुई कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस होती हैं फैक्ट्री लेवल पर, तो वो एक लाइन वाइज प्रोसीजर में होनी चाहिए। लाइन वाइज प्रोसीजर का मतलब ये वही रूल ऑफ स्पेशलाइजेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर रूल है कि आप किसी भी फैक्ट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पर फुटबॉल बनाने की फैक्ट्री है, स्पोर्ट्स फैक्ट्री, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप असाइन कर दिया जाता है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ लेदर को प्लेन करना है, यानी लेदर को इकट्ठा करना है। फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप लेबरर्स का बना दिया जाता है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ उस मशीन के ज़रिए ही काम करवाना है जो लेदर की ये जो डिफरेंट रफ सरफेसेस होती हैं उन मशीनों में से गुजारें तो वो बिल्कुल प्लेन हो जाती हैं। फिर लेबरर्स का एक ऐसा ग्रुप बना लिया जाता है थर्ड नंबर पर जो इन तमाम डिफरेंट पीसीस को
जो लेदर के हैं उन्हें थ्रेड के साथ, या मोस्टली आपने देखा भी होगा वो थ्रेड के साथ यानी धागे के साथ सी रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं उन्हें आपस में। ये मशीन के थ्रू भी वो ग्रुप कर सकता है और बाय हैंड भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस लेवल का काम हो रहा है। फिर उसके बाद कुछ एक ग्रुप है जो पेंटिंग का काम कर रहा होगा। वो अब डिफरेंट आइटम्स उन फुटबॉल्स पर पेंट कर रहा होगा या लिख रहा होगा, कुछ भी वो उन पर अपनी डिज़ाइनिंग कर देगा। सो डिज़ाइनिंग होने के बाद मज़ीद उसकी पॉलिश करने के लिए एक सेपरेट ग्रुप। तो ये क्या है कि एक ही काम है जो लार्ज स्केल पर हो रहा है और उस काम को मुकम्मल करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस बना दिए हैं और हर स्टेज के जो वर्कर्स हैं उन्हें उससे मुतलिक ज़्यादा इन्फो दे दी गई है। अब जो लास्ट स्टेज वाला है वो फर्स्ट स्टेज यानी लेदर के पीसेस बनाने वाला काम इतना आसानी से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे उस मशीन पर की को चलाने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है मशीन में, कोई कुछ गड़बड़ हो जाती है। जो एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो सिर्फ एक ही काम कर रहा है उसे ज़्यादा बेहतर नॉलेज होगी। तो काफ़ी अरसे और स्पेशलाइजेशन वे में काम करते हुए जो यहाँ पर असम्बली लाइन प्रोडक्शन की आपको एग्जांपल दी गई है, इससे क्या होगा कि लेबर की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी और जितनी भी आउटपुट है वो पहले की निस्बत ज़्यादा बनेगी। फिर इसकी सेकंड एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं कि अब 20th सेंचुरी के एंड में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने की वजह से बहुत सारे काम अब जो पहले इतने बेहतर नहीं हो रहे थे अब ज़्यादा बेहतर तरीके से और कम वक्त में हो जाते हैं। पहले आपको क्लर्क्स वगैरह को जो मैनुअली अकाउंट मेंटेन करना पड़ता रहा है, अब सिर्फ आप चंद एक लोगों को, एक या दो ही लोगों को हायर करें और वो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू वही प्लस माइनस एडिशन जो कुछ भी करते हैं, मैथमेटिकल रूल्स भी अप्लाई करने हो तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वर्कर्स की हेल्थ और उनकी एजुकेशन, उनकी स्किल्स यानी उन्हें ट्रेन भी किया जाता है तो फिर भी क्या होता है, उनकी नॉलेज इम्प्रूव होती है और वो एफिशिएंट हो जाते हैं। सो द टर्म L क्रॉस E कैन बी इंटरप्रेटेड एज मेजरिंग द इफेक्टिव नंबर ऑफ वर्कर्स, मीन्स it takes into account the number of actual workers and the efficiency of each worker. So effective number of workers का मतलब क्या है कि आपके पास actual number of workers given है और साथ में आप उनकी efficiency को भी measure कर रहे हो। मे बी एक वर्कर की efficiency ज़्यादा है, दूसरे की efficiency कम है, इस तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट हेयर इन सोलो मॉडल वी हैव assumed that labor is homogeneous. होमोजेनस मीन्स कि अब यहाँ पर जो एफिशिएंसी भी है वो इफेक्टिव लेबर भी है वो भी होमोजेनस लेबर ही कंसीडर होगा। ये जो इन अदर वर्ड्स हैं इसे पहले तक आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। फिर लास्ट लाइन्स पर आए इस पेज की, द एसेंस ऑफ दिस अप्रोच टू इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज दैट इंक्रीजेज इन द एफिशिएंसी ऑफ लेबर आर एनालोगस टू इंक्रीजेज इन द लेबर फोर्स। कि अब चाहे सिर्फ इस L क्रॉस E में से कोई एक टर्म इंक्रीज होता है या दोनों इंक्रीज होंगे, ओवरऑल आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन पर जाएं जिसमें एफिशिएंसी इंक्लूड हो चुकी है। अब चाहे सिर्फ एक्चुअल नंबर ऑफ लेबर यानी L इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी उनकी सेम ही रहती है तमाम लेबरर्स की, तो फिर भी आपकी आउटपुट बड़ी पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स उतने ही रहते हैं लेकिन एग्जिस्टिंग वर्कर्स की नॉलेज और उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्किल पहले से ज़्यादा हो जाती है, वो उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होती हैं, एफिशिएंसी बेहतर होती है, तो फिर भी आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर L एंड E ये दोनों ही फैक्टर्स इंक्रीज़ होंगे तब भी आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इसीलिए यहाँ ये बात की गई है कि जो एफिशिएंसी ऑफ लेबर है वो एनालोगस है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि आप चाहे आपके पास चाहे एक्चुअल नंबर ऑफ़ लेबरर्स ज़्यादा हों तो फिर भी आउटपुट ही ज़्यादा होगी। अगर आपने एक्चुअल नंबर ऑफ़ लेबरर्स ज़्यादा नहीं करने तो एग्जिस्टिंग जो आपके पास स्टाफ है आप उस स्टाफ की इतनी अच्छी ट्रेनिंग करें कि वही वो सारा काम बेहतर तरीके से कर ले और ज़्यादा आउटपुट आपको दे दे। So suppose for example an advance in production methods makes the efficiency of labor double.
between 1980 and 2010. This means a single worker in 2010 is in effect as productive as two workers were in 1980. या तो दो लोग पहले जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी वो काम कर रहे हैं, या फिर आपने नॉलेज दे दी है किसी एक को ही तो वो एक ही उन दो जितना काम कर लेता है. सो यहाँ पर ये इसकी लॉजिक है कि इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ वर्कर्स डबल हो जाएंगे, या फिर एक्चुअल नंबर ऑफ़ वर्कर्स को आप डबल कर दें तो उनकी एफिशिएंसी सेम ही रही, फिर भी यही बात कंसिडर हो जाएगी. अब अगर एफिशिएंसी उनकी इम्प्रूव होती है सिर्फ और एक्चुअल नंबर ऑफ़ वर्कर सेम रहते हैं तब भी इफेक्टिव नंबर ऑफ़ वर्कर ज़्यादा होगा. अब अगर एक्चुअल नंबर ऑफ़ वर्कर भी ज़्यादा होते हैं, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, तब भी इफेक्टिव नंबर ऑफ़ वर्कर्स इम्प्रूव होंगे, पहले से डबल से ज़्यादा हो सकते हैं इस केस में, क्योंकि एल एंड डी दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं और आउटपुट पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी. तो ये एग्ज़ाम्पल चाहे रहने दें 1980 और 2010, क्योंकि ये यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड हैं. आप पाकिस्तानी इकोनॉमी की एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे रहने दें इस एग्जांपल को. Then second para, the simplest assumption about technological progress in the Solow model is that it causes the efficiency of labor to grow at some constant rate. So जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ली गई है वो कांस्टेंट कंसीडर की गई है. मीन्स के एक बार कंप्यूटर की नॉलेज जो नो हाउ आ गई है वो अब सेम ही रहेगी, उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी, वो नॉलेज लोगों की कम नहीं होगी. इन फ्यूचर उसमें इंक्रीमेंट ही होगा, मज़ीद वो नॉलेज गेन करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन जो एक अचीव हो चुकी है वो रहेगी कायम, यानी वो टेक्नोलॉजी लॉस नहीं होगा, नॉलेज लॉस नहीं होता, वो कॉन्स्टेंट ही है. सो अब ये जो एफिशिएंसी कॉन्स्टेंट है तो किस रेट पर कॉन्स्टेंट है उसके लिए हमने सिंबल यूज़ किया है जी का. So for example, if G is equal to 0.02, it's mean effective number of workers are increasing at constant rate of G 0.02. तो अब आपको यहाँ पर वो टर्म नज़र आएगा कि ये अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात की गई है वो एफिशिएंसी के टर्म में की गई और एफिशिएंसी को लिंक किया गया है लेबर के साथ. तो अब फिर यहाँ पर इस पूरे टॉपिक में लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ये क्यों कहलाती है, क्योंकि इसे लेबर के साथ ही लिंक किया गया. ये लेबर को इम्प्रूव कर रही है, लेबर की एफिशिएंसी, लेबर की काम को इम्प्रूव कर रही है. So if labor force is growing at rate n and efficiency of each unit of labor is growing at the rate of G, then we are using the combination of L cross E in the production function. So effective number of workers will grow at the rate of n plus G. n प्लस जी इनका ग्रोथ रेट होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ़ वर्कर्स का. इट्स मीन यहाँ पर अब जी n के साथ आया है तो जी जो एफिशिएंसी पैरामीटर यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है इसके सेम इफ़ेक्ट्स ही होंगे जो कि n पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के थे. सो n फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स एक्चुअल नंबर ऑफ़ वर्कर्स और एक्चुअल पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट द कॉन्स्टेंट रेट n, एंड g मीन्स एफिशिएंसी इज़ ग्रोइंग एट द कॉन्स्टेंट रेट g. So n plus g means इफेक्टिव नंबर ऑफ वर्कर्स आर ग्रोइंग एट द कॉन्स्टेंट रेट n प्लस जी. ये दोनों को कंबाइन एक ही इफेक्टिव नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए कंसीडर कर दिया गया है. तो जी का इफ़ेक्ट्स वही होंगे एग्जैक्टली जो n के हैं, और n जिस साइड पर इक्वेशन में आएगा स्टेडी स्टेट के जी भी उसी साइड पर आएगा, और डायग्रामेटिकली भी n जहाँ जहाँ होगा वहीं साथ साथ जी इसके इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की टाइप ली गई वो लेबर ऑगमेंटिंग है, और लेबर ऑगमेंटिंग का मतलब L क्रॉस E है, इसलिए यहाँ n प्लस जी ही इकट्ठा रहेगा इनके कॉन्स्टेंट रेट्स में. सो स्टेडी स्टेट विद द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस.